जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम सभी बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में अनुसूची के बारे में। अनुसूची 1 से लेकर 6 तक की अनुसूचियां हमने कल की क्लास में बेहतर तरीके से समझ ली थी। उसके बाद की अनुसूचियां आज की क्लास में हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और उन सब के बारे में हम बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड नोट्स चाहिए, हैंड रिटन या क्विज चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है और साथ ही पिछले क्लास की वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास की। और क्योंकि हमने अनुसूची 1 से लेकर, मैंने आपको क्या बताया कि कल की क्लास में अनुसूची 1 से लेकर हमने कहां तक की चर्चा कर ली थी, तो 6 तक की चर्चा कर ली थी। और इसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि अनुसूची 1 में क्या चर्चा की गई है। तो अनुसूची 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। हम थोड़ा सा वैसे ही रिवाइज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम कल ही पढ़ चुके हैं। दूसरे अनुसूची में किसकी चर्चा थी भैया? तो दूसरे में बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा थी। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। अगर नहीं देखी है तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं, तो ये मैंने कल ही बता दिया था डिटेल में। अनुसूची 3 में हमने बड़े बड़े पदाधिकारियों की, जैसे कि आप देख सकते हैं राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन सबके क्या है शपथ की चर्चा की गई है। किसमें? तो आप कहेंगे अनुसूची 3 में। यानी पहले में संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है, दूसरे में वेतन की और तीसरे में शपथ की चर्चा है। अनुसूची 4 में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या चर्चा है, तो आप कहेंगे राज्यसभा की सीटों के बंटवारे की चर्चा है। यानी कि राज्यों के मध्य राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इस बात की चर्चा किसमें की गई है भैया? तो आप कहेंगे इस बात की चर्चा की गई है अनुसूची 4 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, मैंने आपको कल ही बताई थी। और अनुसूची 5 की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि एससी और एसटी के संबंध में विशेष प्रशासन की चर्चा है या इनके प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है। तो आप इतना ही याद रखेंगे, एससी एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो आपको पता रहेगा कि अनुसूची 5 में क्या है। इन्हीं से रिलेटेड प्रशासन की चर्चा है। और अनुसूची 6 में मैंने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के संबंध में विशेष प्रशासन की चर्चा है। मैंने आपको बताई थी कि जो पूर्वोत्तर के 4 पिछड़े राज्य रह चुके हैं उनको विशेष स्थान देने के लिए, कुछ सुविधाएं देने के लिए अनुसूची 6 में उनके प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है। तो ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि कल हम इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो हम इसे रेज करते हैं। मेरा मकसद था कि आपको मैं एक बार सारी चीज़ें याद दिला दूं कि मैंने क्या पढ़ाया था कल की क्लास में। और आज हमें स्टार्ट करना है अनुसूची 7 से। तो चलिए आप हेडिंग डालते हुए चलिए दोस्त, और साथ ही हम बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे और उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी। तो चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे अगली कि अनुसूची 7 शेड्यूल 7। अनुसूची 7, अनुसूची 7 की अगर हम बात करें कि अनुसूची 7 में किस बात की चर्चा की गई है, तो इसमें भैया केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्ति के बंटवारे की चर्चा है या शक्तियों के विभाजन की चर्चा है। आपसे कोई पूछे कि अनुसूची 7 में किस बात की चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे अनुसूची 7 में केंद्र सरकार, या आप कह सकते हैं केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य शक्तियों के विभाजन की चर्चा है। शक्तियों के विभाजन की चर्चा है। शक्तियों के विभाजन की चर्चा है। विभाजन की चर्चा की गई है। चर्चा यानी अनुसूची
सात क्या कहती है कि इसमें बताया गया है कि जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उनके मध्य जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो किस तरीके से बटेंगी या उनका बंटवारा किस तरीके से होगा, उनका विभाजन किस तरीके से होगा। मैंने आपको क्या बताया कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की चर्चा है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से शक्तियां विभाजित हुई। अगर मैं शक्तियों की बात करूं, विभाजन की बात करूं, तो आप लिखेंगे पावर, या आप लिख सकते हैं शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन, तो अगर मैं बात करूं भारत में संविधान द्वारा शक्ति विभाजन किस तरीके से किया गया, अगर अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके से किया गया है दोस्त। आप देखेंगे एक सूची है जिसे हम कहते हैं संघ सूची। संघ सूची, एक सूची क्या है भैया, तो आप कहेंगे संघ सूची। 3 स्तरों पर किया गया है शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य के मध्य। पहली जो सूची है भैया वो संघ सूची है, इस स्तर पर किया गया है। अगर मैं दूसरी की बात करूं तो आप कहेंगे, यहाँ पर आप पहला लिख सकते हैं, पहला क्या है संघ सूची। अगर मैं बात करूं दूसरे की तो आप कहेंगे दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका आ जाता है क्या भैया, तो आप कहेंगे तीसरा आ जाता है समवर्ती सूची। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, तीसरा क्या आ जाता है, तो आप कहेंगे तीसरा आ जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भारत में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो कि अनुसूची 1 में बताई गई है। अगर मैं बात करूं संघ सूची की, तो संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि संघ सूची क्या है, कि इसके अंतर्गत जितने विषय आएंगे, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो पोस्ट ऑफिस के संबंध में जितने कानून होंगे, नियम होंगे, वो कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगी, क्योंकि वह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ऐसे ही सेना के मामले में अगर कोई नियम होगा, कानून होगा, तो कौन बनाएगा, तो वो भैया बनाएगा केंद्र सरकार, संघ सूची बनाएगी, क्योंकि वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। और संघ सूची के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट यानी कि विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो आप कहेंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो आप छोटा सा लिख लेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय, आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत आने वाले विषय पर, इसके अंतर्गत आने वाले विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार कानून बनाती है, या आप कह सकते हैं केंद्र कानून बनाती है। यानी कि इसमें अगर कोई परिवर्तन करना होगा, कोई नया नियम लाना होगा, तो ये जो है, जो संघ सूची है, इसका कानून कौन बनाएगा भैया, तो इसका कानून बनाएगी केंद्र सरकार, या केंद्र कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं संघ सूची की, तो भैया जब भारत का संविधान बना था तो कितने इसमें विषय दिए गए हैं, यानी संघ सूची को कुछ विषय दिए गए हैं, कुछ राज्य सूची को और कुछ समवर्ती सूची को विषय दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं संघ सूची की, तो जब संविधान बना था, यानी कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते थे, तो 97 विषय आते थे भैया। तो आप कहेंगे तब संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय आते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो आप कहेंगे 97 विषय आते हैं, 97 विषय आते हैं। विषय कहने का मतलब कि क्षेत्र आते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, सेना, बैंक, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो 97 विषय आते हैं। लेकिन बाद में अगर मैं वर्तमान की बात करूं कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो भैया कुछ विषय बढ़ाए गए इसमें, और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 100 विषय आते हैं।
100 विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे 100 विषय आते हैं संघ सूची के अंतर्गत, यानी कि 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार ही क्या बना सकती है? तो आप कहेंगे कानून बना सकती है, नियम ला सकती है। अगर मैं बात करूं, आपको अब मन में ये हो रहा होगा कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हम एग्जाम्पल के रूप में 2-3 जान लेते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस हो गया, डाक विभाग हो गया, या डाक विभाग आप कह सकते हैं, हाँ पोस्ट ऑफिस डाक विभाग जो हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है भैया? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि डाक विभाग में कोई भी नियम कानून बनाना होगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, संघ सूची का विषय है ये। इसके बाद मैं बात करूं तो आप कहेंगे सेना, जो आर्मी होती है भैया, देश की सेना है, तो क्योंकि केंद्र सरकार हमारे यहाँ ज़्यादा शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये विषय आएगा, इसलिए संघ सूची जो है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। जो सेना है वो संघ सूची का विषय है और इस पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं बैंक की, तो ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। कोई भी विदेशी नियंत्रण हो गया या विदेश प्रणाली हो गई तो वो भी संघ सूची के अंतर्गत ही आती है, यानी उस पर केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो ये आदि हो गया। आप कहेंगे भैया इतनी चीजें संघ सूची के अंतर्गत आती है। उम्मीद है इतनी चीजें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अच्छे से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो अब हम लिखेंगे राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में बात करूं तो राज्य सूची का जो इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार कानून बनाती है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि इसके अंतर्गत आने वाले विषय पर कौन कानून बनाएगा? तो आप कहेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार कानून बनाएगी। आप बड़ा कर इसी तरह लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि कुछ विषय भैया क्या हुआ कि कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए गए और कुछ विषय राज्य सरकार को भी दिए गए, उन्हें भी शक्तियां दी गई। तो ऐसे ही राज्य सरकार को राज्य सूची में जो राज्य सरकार होती है उसके अंतर्गत जितनी विषय आते हैं वो किस में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं। इन पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। अगर मैं बात करूं राज्य सूची की, तो जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि पहले जो मूल संविधान था उसमें राज्य सूची को कितने विषय दिए गए थे? तो आप कहेंगे उसमें 66 विषय दिए गए थे, 66 विषय दिए गए थे राज्य सरकार को, या राज्य सूची में राज्य सूची में 66 विषय रखे गए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान में, या आप कह सकते हैं बाद में, या वर्तमान में कितने विषय आते हैं राज्य सूची में? तो आप कहेंगे 61 विषय आते हैं। इसके जो 5 विषय हैं भैया वो कहाँ पर शामिल कर दिए गए? तो वो समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ये क्या दिक्कत हुई कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे कि जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाना चाहती थी लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत आता था, इसलिए केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल सकती। यानी कहने का मतलब जो ये 66 विषय राज्य सूची में आ रहे हैं इस पर कानून केवल राज्य सरकार ही बना पाएगी, केंद्र इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार केंद्र में जितने विषय आ रहे हैं उस पर राज्य सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब 66 विषय इसमें रखे गए तो जैसे शिक्षा एक है, शिक्षा एजुकेशन पहले राज्य सूची में ही आता था, लेकिन केंद्र सरकार सोचे कि हम भी भैया कानून बनाए, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है वो केंद्र होती है ना, कि वो ही डिसीजन लेती है। तो उसने सोचा कि शिक्षा पर हम कानून ही नहीं बना सकते, इसलिए संशोधन कर क्या किया गया कि शिक्षा को यहां से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब समवर्ती सूची के बारे में भी हम जानेंगे, तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं राज्य सूची के बारे में, तो मैंने बताया कि राज्य सूची के अंतर्गत जितने विषय आते हैं उस पर राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और इसमें पहले 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपके मन में ऐसा संशय होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर मैं विषय की बात करूं, जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे थोड़ा जगह कम है तो हम तिरछा लिख देंगे, उम्मीद है आप समझेंगे। अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत पुलिस,
आप देखेंगे पुलिस जो है वो किसके अंतर्गत आता है भैया, तो आप कहेंगे पुलिस विभाग जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आप देखते होंगे कि यूपी की यूपी पुलिस है, बिहार की बिहार पुलिस है, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र पुलिस है, राजस्थान की राजस्थान पुलिस है, मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश पुलिस है, तो ऐसे ही एमपी पुलिस जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही सभी राज्यों की अलग अलग पुलिसें हैं। क्यों हैं भैया, क्योंकि जो पुलिस वाला विषय है यानी कि पुलिस विभाग जो है वो राज्य सूची में आता है और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का है। इसलिए जो पुलिस विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद में बात करूं भैया तो आप कहेंगे शराब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि यह विषय जो है ये राज्य सूची में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो शराब है तो आप कहेंगे शराब जो होता है वो राज्य सरकार के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद मैं बात करूं पंचायत जो होती है, पंचायत, तो पंचायत मतलब हर राज्य सरकार की अंतर्गत आती है। कहने का मतलब जो पंचायत है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायत जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऐसे ही आप देखेंगे जेल जो होता है, जेल भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि इतने क्षेत्र जो हैं इनमें अगर कोई कानून बनाना होगा तो इस पर केंद्र कोई कानून नहीं बना सकती। इस पर कौन भैया बनाएगा या कुछ बदलाव करना है तो राज्य सरकार करेगी। इसलिए पुलिस, शराब, पंचायत और जेल ये जो विषय हैं ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और इन्हें राज्य सूची में रखा गया है। आदि कर लीजिएगा, यहाँ पर ETC लिख दीजिएगा कि और भी कई विषय हैं, हम महत्वपूर्ण विषय पर सिर्फ बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं भैया, तो इसके बाद हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं समवर्ती सूची के बारे में। अगर मैं बात करूं समवर्ती सूची की तो कुछ ऐसे विषय रखे गए जिस पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सके। इसलिए जो विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उन विषयों को समवर्ती सूची पर रखा गया या समवर्ती सूची में रखा गया। आप कहेंगे कि इसमें क्या खासियत है कि इसमें आने वाले विषयों में इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, दोनों कानून बना सकती है, दोनों कानून बना सकती है। यानी कुछ विषय इस पर इसमें भी रखे गए। संविधान ऐसा बनाया गया कि कुछ ऐसे विषय भी हों जिस पर केंद्र राज्य दोनों क्या कर सके, कानून बना सके। अगर केंद्र किसी क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहा है तो राज्य सरकार उन क्षेत्रों पर ध्यान दे दे, ऐसे ही किया गया। या राज्य सरकार किसी क्षेत्र की उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो केंद्र ध्यान दे दे, ऐसे ही कर कुछ ऐसे विषय रखे गए जिस पर दोनों क्षेत्र या दोनों सरकारें क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। अगर मैं बात करूं भैया कि इसमें कितने विषय आते हैं, तो जब भारत का संविधान बना था यानी कि पहले या मूल संविधान में भैया, तो मूल संविधान में इसमें कुल 47 विषय थे, कुल 47 विषय थे। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं भैया कि वर्तमान में कितने विषय आते हैं इसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे 52 यानी कि 52 विषय आते हैं। ये कैसे 5 बढ़ गए, तो इसलिए 5 बढ़ गए क्योंकि जो यहाँ पर 5 कम किए गए थे विषय, यहाँ पर पहले 66 था 61 कर दिया गया तो 5 माइनस किया गया, ये 5 उठाकर इसमें डाल दिया गया था। अभी हम उसकी बात करेंगे कि कौन कौन से विषय राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद है। हमने अनुसूची 7 के बारे में इतनी चीजें जान ली। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि सारी चीजें यहाँ पर सही चल रही हैं, बिल्कुल सही चल रही हैं। ओके, तो आप इसे नोट करिए। फिर हम बात करते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। इसे आप नोट करिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 7 में केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 तरीके से विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है कि इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में जितने विषय आते हैं उस पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए, सारी चीजें हमने आपको समझा दी। आप इसे नोट करिए, फिर बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। मैं इरेज कर दूं, मुझे थोड़ा ये क्लीनर मारना पड़ता है तभी ये अच्छे से इरेज होता है। इसे मैं इरेज करता हूं और अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में।
अब भैया इसके बाद इसी में एक चीज़ और पढ़ लेनी है कि एक संविधान संशोधन से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये राज्य सरकार से सूचियां कम हो गई थी और समवर्ती सूची में हमने शामिल कर दी थी, वो किस संशोधन के अनुसार हुई हैं, तो उसे हमें जान लेना है। तो आप देखेंगे भैया कि अनुसूची 7 में संशोधन भी किया जाएगा। वो संशोधन कौन सा था अभी हम जानते हैं। मैं इसे रेज करता हूँ, फिर हम बात करते हैं। बोर्ड में थोड़ा स्क्रैच लगे हैं, इसलिए एक बार कोई चीज़ लिख दो तो वो मिटती नहीं है, तो मुझे क्लीनर का ये जो है उपयोग करना पड़ता है, कॉलिन जो है। अब हम बात करते हैं कि जो राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे वो किस संविधान संशोधन द्वारा डाले गए थे। तो आप देखेंगे भैया कि एक संविधान संशोधन होता है जिसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है भैया? तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। ये बात आप लिखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि समवर्ती सूची में 5 विषय और शामिल किए जाते हैं। आप कहेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में, अच्छे से लिख दो, 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। समवर्ती सूची में डाल दिए गए, डाले गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए, यानी कि उन विषयों पर जिस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी उसके 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में ऐसी जगह डाले गए जहां पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सके। वो कौन कौन से विषय थे? वो जो 5 विषय थे उनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा उन 5 विषयों को आप लिख लीजिए जो राज्य सूची से हटाकर किस में डाले थे, तो समवर्ती सूची में डाले गए थे। तो आप कहेंगे भैया एक तो था मापतौल का जो विभाग होता है, ये वाला जो है सूची, मापतौल सूची जो है ये समवर्ती सूची में डाल दी गई थी। शिक्षा एजुकेशन जो है इसे भी ये पहले राज्य सूची में आती थी, लेकिन इसे हटाकर कहाँ पर डाल दिया गया भैया? तो इसे हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। प्रॉब्लम क्या थी कि जब शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आती थी तो एजुकेशन पर केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना सकती थी। ये एक बड़ी दिक्कत थी, इसलिए संशोधन किया गया संविधान में और ऐसा माना गया कि जो शिक्षा है उस पर केंद्र भी नियम बना सके, कानून बना सके और राज्य सरकारें भी कानून और नियम बना सके, इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं साथी, तो शिक्षा हो गया, मापतौल हो गया। आप कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो चीज़ थी, जनसंख्या नियंत्रण जो विषय था ये समवर्ती सूची में डाला गया, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व बनता है कि इस पर वह कानून बनाए, एक्शन ले, लोगों को जागरूक करे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को किस पर डाला गया भैया? तो समवर्ती सूची में डाला गया। इसके बाद मैं बात करूं तो वन तथा वन्यजीव अभयारण्य, वन तथा वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये 5 विषय हटाकर ना लिखें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय शामिल किए गए, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये 5 विषय मापतौल, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और वन्य तथा वन्यजीव अभयारण्य। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि जो वन होता है, जंगल होता है, तो उसमें केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का दायित्व है कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में आने वाले वनों पर, उन पर क्या करे कि नियम कानून बनाए, उनका रक्षण करे, और ऐसे ही केंद्र
केंद्र सरकार को भी दायित्व बनता है कि अगर कोई कानून बनाना हो तो वो बना सके, इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाला गया। वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, उद्यान जो होते हैं, इन सबके जो चीजें थी ये किस में डाल दी गई, समवर्ती सूची में डाल दी गई। इसके बाद मैं बात करूं तो न्यायिक प्रशासन, जो न्याय से संबंधित चीजें हैं, न्यायिक प्रशासन जो है ये भी किसमें शामिल कर दिया गया, तो इसे भी समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, क्योंकि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके। तो 1 2 3 4 5 ये 5 विषय थे जो किसमें शामिल किए गए थे भैया, तो आप कहेंगे ये 5 विषय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसमें शामिल किए गए थे, तो समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। इनको किसमें शामिल किया गया था, तो इन सब को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। समवर्ती सूची में शामिल तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं आगे की अनुसूचियों के बारे में। ओके, मैं इसे रेज करता हूं और फिर हम बात करते हैं आगे की अनुसूची के बारे में। ओके, तो ये हमने बेहतर तरीके से समझ लिया क्या चीजें थी। अब आप हेडिंग डालिए अनुसूची 8। अनुसूची 8 अनुसूची 8 की अगर हम बात करें, अनुसूची 8 की अगर हम बात करते हैं, इसे मैं इरेज करता हूं, एक बार फिर से लिखता हूं। अच्छे से लिखना है, मैंने ये कोशिश की है कि आपको सारी चीजें समझ में आए। अनुसूची 8, अनुसूची 8 हेडिंग डाल लीजिए कि अनुसूची 8 में क्या चीजें की गई हैं उसमें हम बात करते हैं। तो इसमें भैया राज्य भाषा की चर्चा की गई है। अनुसूची 8 में राज्य भाषा की चर्चा की गई है। आप लिखेंगे कि इसमें राजभाषा की चर्चा की गई है। राजभाषा की चर्चा की गई है, चर्चा की गई। आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि अनुसूची 8 में किस बात की चर्चा है, तो आप कहेंगे अनुसूची 8 में राजभाषा की चर्चा है। अब इसमें कुछ संशोधन हुए थे इस अनुसूची में, तो उसे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में संशोधन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मैं संशोधनों की बात करूं, तो जब ये संविधान बना था, यानी जो हमारा मूल संविधान था, अगर मैं बात करूं मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, तो मूल संविधान में जो राजभाषा थी वो केवल 14 थी। मूल संविधान में राजभाषा, मूल संविधान में राजभाषा कितनी थी, तो आप कहेंगे मूल संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी थी भैया, तो आप कहेंगे संख्या थी केवल 14, यानी कुल 14 ऐसी भाषाएं थी जो राजभाषा थी भारतीय संविधान में। अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान में केवल 14 राजभाषाओं का उल्लेख था। यानी राजभाषा कहने का मतलब क्या होता है, जिन्हें संवैधानिक दर्जा भी दे दिया जाता है, और बात करें तो राज्यों में बोली जाती हैं और ज़्यादा संख्या में बोली जाती हैं, तो उन्हें राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो जो मूल संविधान है उसमें केवल 14 राजभाषाएं थीं, 14 राजभाषाओं की संख्या थी। लेकिन फिर इसमें संशोधन हुए और कुछ और भाषाएं जोड़ी गईं। वर्तमान में अगर हम बात करें कि कुल राजभाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे वर्तमान में कुल राजभाषाओं की संख्या लगभग 22 है, लगभग नहीं 22 है वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में आपसे कोई पूछे कि राजभाषा की संख्या क्या है, आपसे परीक्षा में डायरेक्टली यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी राजभाषा का उल्लेख था और वर्तमान संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करें वर्तमान संविधान की, वर्तमान संविधान में राजभाषा की संख्या, वर्तमान संविधान में राजभाषा की संख्या अगर मैं इसकी बात करूं तो वर्तमान में 22 राजभाषाएं हो गई हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान जो था उसमें कुल 14 राजभाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 22 राजभाषा है। अब ये कैसे बढ़ी, तो इनके लिए संविधान में कुछ संशोधन किए गए और वो संशोधन आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि अनुसूची 8 से ये संशोधन आपसे पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन कुछ हुए जिनके द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया, संविधान संशोधन कुछ हुए, संविधान संशोधन, और जिनके द्वारा क्या किया गया, तो भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान संशोधन द्वारा 8 और भाषाओं को जोड़ा गया, 8 और, क्योंकि 14 थी और 8 और जुड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी 22, 8 और भाषाओं को जोड़ा गया, भाषाओं को जोड़ा गया। अगर मैं इस बात की चर्चा करूं भैया कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए थे अनुसूची 8 में, तो अगर मैं बात करूं पहला, तो आप कहेंगे पहला संविधान संशोधन जो था वो था भैया 21वां संविधान संशोधन, यानी कि जब इसके अंतर्गत कोई एक और भाषा जोड़ी गई थी तो 21वां संविधान संशोधन होता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। तो संविधान संशोधन होता है और वो कब होता है, तो 1967 में होता है। यानी कि अनुसूची 8 में जो पहला संशोधन होता है वो 21वां संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है जो 1967 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो 8वीं अनुसूची है इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। आप लिखेंगे इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि सिंधी भाषा जो थी उसे और जोड़ा जाता है, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो एक और संशोधन होगा जिसे हम कहते हैं 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। आप कहेंगे भैया कि जो ये 71वां संविधान संशोधन था कब हुआ था, तो अगर मैं बात करूं 71वें संविधान संशोधन की तो वो भैया हुआ था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, NMK। अगर मैं बात करूं इसमें कौन सी ट्रिक है, तो आप कहेंगे इसमें आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है NMK। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी इस संशोधन द्वारा। कौन कौन सी भैया, तो आप कहेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को भैया क्या किया गया, तो आप कहेंगे इन 3 भाषाओं को कोंकणी, आप लिखेंगे कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो कोंकणी को जोड़ा गया, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में फिर क्या होता है कि 71वां संविधान संशोधन होता है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है और इसके अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में और जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 भाषाएं अब तक जुड़ चुकी हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो एक और संविधान संशोधन होगा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा तो होता है 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है भैया, तो आप कहेंगे ये 2003 में होता है। 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन और इसके अंतर्गत 4 और भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाती हैं। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो आप इसके लिए भी एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। मैं ट्रिक बता देता हूं कि आप कैसे याद रखेंगे इन भाषाओं को। अगर मैं बात करूं इसकी ट्रिक की, तो इसकी ट्रिक है भैया, आप लिख लेंगे BDMS। अब मैं बताता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होगा। B फॉर हो गया भैया बोडो, D फॉर हो गया डोगरी,
बोडो डोगरी मैथिली, एम फॉर क्या हो गया, मैथिली, और एस फॉर क्या होगा, संथाली, संथाली भाषा को जोड़ा गया, भाषा को जोड़ा गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि अनुसूची 8 है जिसमें राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है या इसकी चर्चा की गई है। मूल संविधान में केवल 14 राजभाषाएं थी, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, लेकिन वर्तमान में 22 राजभाषाएं किस तरह हुई, तो संविधान संशोधन किए गए और इसके अंतर्गत 8 नई भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें से पहला जो हुआ था वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को किसमें शामिल किया जाता है भैया, तो आप कहेंगे 8वें अनुसूची में शामिल किया जाता है। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा को और शामिल किया जाता है 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसकी ट्रिक है BDMS। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, आप इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। चलिए बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। अब बारी है 9वीं अनुसूची। आप लिखेंगे अनुसूची, अनुसूची 9। अब हम बात करेंगे कि अनुसूची 9 में क्या चर्चा है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप कहेंगे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 12 अनुसूचियां हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान, उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं भैया, तो आप कहेंगे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी 4 अनुसूचियां बढ़ गई। तो भैया मूल संविधान वाली जो अनुसूचियां थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है इन 4 अनुसूचियों के बारे में पढ़ने के लिए, जिसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। 2 मिनट रुकिए, तब तक आप बताइए कुछ, और मैं प्रश्न पूछ लेता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपको आंसर देना है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में किस बात की चर्चा की गई है, इसको आपको बताना है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जो मैंने अभी पढ़ाया है, तो इसे आपको कमेंट में करना है इसका जवाब। ओके, तो चलिए मैंने इंक भर ली है, क्योंकि इंक खत्म हो जाती है तो फिर मार्कर बहुत हल्के रंग में लिखने लगता है। तो भैया जो मूल संविधान की अनुसूचियां थी वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब जो 4 बढ़ी थी उन अनुसूचियों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो अनुसूची 9 में क्या है भैया, तो ये भूमि जमींदार उन्मूलन तथा न्यायिक सक्रियता की चर्चा करता है। आपको बस यही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमें बस यही प्रश्न पूछ सकता है कि भूमि जमींदार उन्मूलन तथा न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, तो ये अनुसूची 9 से संबंधित है। तो आप कहेंगे कि भूमि जमींदार उन्मूलन, जमींदार उन्मूलन, उन्मूलन कहने का मतलब कि अंत। पहले भारत में क्या था, जमींदारी प्रथा थी, जमींदार बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे जनता पर, तो जमींदारों का अंत किया गया इसी के द्वारा, इसी अनुसूची के द्वारा आप देखेंगे, और इसी अनुसूची में इसकी चर्चा भी है, जमींदारी उन्मूलन की। इसके साथ साथ आप देखेंगे तथा न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, आप कहेंगे कि न्यायिक सक्रियता, इन सब की चर्चा किस अनुसूची में है, तो इनकी चर्चा की गई है 9वीं अनुसूची में। आपसे कोई पूछे कि भूमि जमींदारी उन्मूलन तथा न्यायिक सक्रियता, इनकी चर्चा किसमें की गई है, तो अनुसूची 9 में की गई है। इसमें भूमि संबंधित जो नियम कानून है वो बताए गए हैं, जमींदारी उन्मूलन के बारे में बताया गया है जो चीज़ें हैं, और न्यायिक सक्रियता की चर्चा भी की गई है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये अनुसूची भैया प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, जो सबसे पहले वाला था, प्रथम संविधान संशोधन, जब पहली बार कोई बदलाव किया गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन
1951। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप कहेंगे 1951 में हुआ था, यानी कि लागू होने के लगभग 1 साल बाद ही प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, कुछ बदलाव किए गए थे और इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो आप लिख लेंगे कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल की गई, भारतीय संविधान में शामिल की गई, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इतनी चीज़ें आपको याद होंगी या तैयार हो गई होंगी जो मैंने अच्छे से पढ़ाई है। एक बार आप बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं। अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं इसे रेज करता हूँ और बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में, तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची, अनुसूची 10। एकदम बेहतर तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक है, तो वहाँ पर मैं डाल दिया करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा नोट्स, तो वो आपको मिल जाएंगे। अब ये ना करिएगा कि भैया भेजिए नोट्स भेजिए, इतना वो करने लगे, लेकिन मैं डाल दिया करूँगा। और आपको कोशिश करनी है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लिखकर, तो आप कोशिश करें, इतना अच्छे से लिख रहा हूँ कि आप उतारेंगे ना तो आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं अनुसूची 10 की। अनुसूची 10, और मैं बता दूं कि अब आपको मुझे एक नया अंदाज में आप देखेंगे यहाँ पर, यानी मैं अब पहले से और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा और मैं अब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। तो अनुसूची 10 की अगर मैं बात करूँ, इनमें किन बातों की चर्चा की गई है, तो अनुसूची 10 में दल बदल से संबंध में चर्चा है। यानी अनुसूची 10 में क्या है कि दल बदल की चर्चा है, दल बदल के विषय में चर्चा है, कि विषय में चर्चा है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 10 में क्या कहा गया है, तो इसमें दल बदल के विषय में चर्चा की गई है। कहने का मतलब क्या है, या आपको यही ध्यान रखना है कि दल बदल किससे संबंधित है भैया, तो आप कहेंगे अनुसूची 10 से संबंधित है। दल बदल अनुसूची 10 से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय संविधान बना, तैयार हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए, भारत में सरकारें बनी, तो पहले क्या होता था कि जो ये विधायक सांसद हुआ करते थे, इनका जब मन करता था एकदम आराम से भैया बैठे रहते थे, और जब मन करता था तो ये पार्टी छोड़कर दूसरे में चले जाएं, दूसरी छोड़कर तीसरे में चले जाएं। और 1985 के पहले ये हाल था कि पता नहीं कितनी बार ये लोग सरकारें गिरा चुके थे, यानी जिस राज्य में चाहें तो 10 विधायक साथ में चल दिए तो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, उसकी सरकार बन गई, फिर वहां से हटकर यहां आ गए तो उनकी सरकार बन गई। ऐसे भारत में भी ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगी थी, तो इसमें सुधार की जरूरत थी। यानी कि भारत में जो केंद्र सरकार थी उसमें भी ये होने लगा था कि 40 लोकसभा सदस्य यहां से वहां चले गए, बस उनकी सरकार बन गई, वहां से यहां चले गए तो इनकी सरकार बन गई। तो सरकार इस पर बहुत ज्यादा चिंतित थी और इसके द्वारा क्या किया गया, एक संशोधन किया गया, और संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसमें दल बदल की चर्चा की गई। दल बदल कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं अनुसूची 10 को कब शामिल किया गया, तो आप कहेंगे कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया। 1985 आप लिखेंगे 1985 द्वारा शामिल किया गया। जो 10वीं अनुसूची थी, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया। और इसमें क्या कहा गया भैया, तो इसमें दल बदल की चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि अगर आप किसी पार्टी से चुनाव जीते हैं या आप किसी पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं, विधायक हैं, कुछ भी हैं, तो आप उस पार्टी को नहीं छोड़ सकते।
अगर आप उस पार्टी को छोड़ेंगे तो आपकी जो सदस्यता है, चाहे आप लोकसभा के सदस्य हो चाहे विधानसभा के सदस्य हो, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस बात का जिक्र किसमें मिलता है? तो अनुसूची 10 में मिलता है। इसमें क्या कहा गया, आप लिख लेंगे कि आप जिस पार्टी से या आप कह सकते हैं आप जिस राजनीतिक दल से चुनाव जीते हैं या विजयी हुए हैं, आप जिस राजनीतिक दल से, मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो आप जिस राजनीतिक दल से चुनाव जीते हैं, मान लीजिए मैं किसी राजनीतिक दल यानी मान लीजिए भाजपा से मैं चुनाव जीता और फिर मैं क्या करता हूं कि मैं चुनाव तो जीत गया, तो आप जिस राजनीतिक दल से चुनाव जीते हैं मैं उस दल को नहीं छोड़ सकता। इसमें कहा गया कि आप जिस राजनीतिक दल से चुनाव जीते हैं आप उस राजनीतिक दल को नहीं छोड़ सकते, आप उस राजनीतिक दल को मैं आसान भाषा में लिखा रहा हूं, चाहता तो बहुत ही कठिन भाषा लिख सकता था। तो आप उस राजनीतिक दल को नहीं छोड़ सकते। परंतु यदि आप राजनीतिक दल को परिवर्तित करेंगे, यदि आप राजनीतिक दल बदल करेंगे, राजनीतिक पार्टी बदलेंगे या दल बदलेंगे, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्त, किसमें क्या बताया गया कि दल बदल बहुत हो रहे थे, एक दल से दूसरे दल में विधायक सांसद चले जाते थे, पार्टी को गिरा देते थे, तो इसलिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। इसमें क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति है और उसने किसी दल से राजनीतिक चुनाव जीता है, राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा और जीत गया, अगर वह चुनाव जीतने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़ता है, या मैंने लिखा है ना कि आप उस राजनीतिक दल को नहीं छोड़ सकते, लेकिन परंतु यदि आप राजनीतिक दल को बदलेंगे या पार्टी को बदलेंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि मैंने किसी पार्टी से चुनाव जीता और जीतने के बाद क्या होता है, मान लीजिए मैं भाजपा से चुनाव जीता और फिर जीतने के बाद मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूं, तो वैसे तो मैं जा नहीं पाऊंगा कांग्रेस में, लेकिन अगर मेरी जिद ही है कि मुझे कांग्रेस में जाना है, तो मेरी जो सांसद की पोस्ट है जो मैंने जीता है, लोकसभा सदस्य हूं अगर मैं, और मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, मान लीजिए भाजपा से कांग्रेस में जा रहा हूं, तो मेरी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो जाएगी, मैं सांसद नहीं रह जाऊंगा। यही बात बताई गई है कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन आपकी जो सदस्यता है, चाहे आप सांसद थे या विधायक थे, तो आपकी जो ये पोस्ट है ये खत्म हो जाएगी अगर आप राजनीतिक दल को बदलेंगे। इससे क्या हुआ कि ये सुधार के होने के बाद जो ये सरकारें रातों रात गिर जाती थी, ये गिरना बंद हो गई। उम्मीद है जो मैंने आसान भाषा में आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। मैं इसे इरेज करता हूं और फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। इरेज करते हैं और फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। उतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, और फिर अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 10 अनुसूचियां हो गई, अब आप लिखिए अनुसूची संख्या 11। अनुसूची 11। अनुसूची 11 के अंतर्गत क्या किया गया कि जो पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्था है, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जो हम पंचायत देखते हैं, ग्राम प्रधान हो गया, जो पंचायत है ये इसी के द्वारा क्या किया गया था, चालू किया गया था, या इसी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी आप कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को
वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में बहुत दिनों से थी, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो अनुसूची 11 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आप लिखेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था। आपसे पूछे कि पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा किस अनुसूची में है, तो आप कहेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा अनुसूची 11 में है। तो आप लिखेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, दर्जा प्रदान किया गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा अनुसूची 11 द्वारा क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, या आप कह सकते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो आप लिखेंगे 73वां संविधान संशोधन। जो ये अनुसूची 11 है, इसे 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान, मैंने प्रॉमिस किया है कि अच्छी राइटिंग में ही लिखूंगा लास्ट तक, इसलिए मैं अच्छी राइटिंग में ही लिखता हुआ चल रहा हूं। जहां तक थोड़ी चेंज हो जाती है जब हाथ थक जाते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छी राइटिंग होती है, लेकिन लास्ट आते आते राइटिंग बिगड़ जाती है। अगर मैं बात करूं 73वें संविधान संशोधन की, तो ये कब हुआ था भैया? तो 73वां संविधान संशोधन जो था ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अनुसूची 11 को शामिल किया गया, अनुसूची 11 को संविधान में शामिल किया गया, शामिल किया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई पूछे कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो वो यही वाला संविधान संशोधन था। यानी आप इसी के द्वारा ये भी कह सकते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। चाहे ये आप कह दो कि अनुसूची 11 को शामिल किया गया, या आप कह दो कि पंचायती राज्य व्यवस्था को शामिल किया गया, को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दर्जा, ये जो पंचायती राज्य व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था, ये गांधी जी ने ही दिया था। उनका मानना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। अगर देश को विकसित करना है तो ग्राम को विकसित करना होगा। आप जानते हैं कि गांव में एक छोटे स्तर पर जो भी कार्य होते हैं वो ग्राम प्रधान के द्वारा ही कराए जाते हैं। यानी कि जो भी कार्य होते हैं वो ग्राम प्रधान ही करवाता है। विधायक तो नजर ही नहीं आते। विधायक जी और सांसद जी सिर्फ जब वोट मांगने होते हैं तभी वो आते हैं भैया, दरवाजा खटखटाते हैं, एकदम पैर और पड़ जाएंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे और कहेंगे भैया वोट दे दो, और 5 सालों तक वो नजर नहीं आते। कभी कभी एक आध नजर आ जाते हैं, लेकिन वो जनता की बात बिल्कुल नहीं सुनते। बात कौन सुनता है? बात जो थोड़ा अच्छा है वो प्रधान ही है गांव का। यानी कि जो गांव की जनता से थोड़ा मोड़ा मिल लेता है और थोड़ी मोड़ी समस्याएं समाधान करने का क्या करता है? अवसर करता है। अगर प्रधान गलत भी है तब भी वो कुछ ना कुछ काम कर देता है, क्योंकि गांव बहुत ही छोटा होता है। तो अगर वो अपने क्षेत्र में भी गांव में अगर कुछ विकास कार्य कर रहा है तो उससे भी गांव का ही विकास हो जाता है। कहने का मतलब कि जो कार्य करता है आप देखते हैं तो वो भैया ग्राम प्रधान ही करता है। विधायक जी सांसद जी तो एकदम एसी में लेटे हुए हैं और सो रहे हैं आराम से। तो इसलिए महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो देश का विकास है वो गांव से ही हो सकता है। अगर गांव को विकसित करोगे तो देश विकसित होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के तहत पंचायती राज्य व्यवस्था को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भारत में कौन से स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। आप ध्यान रखिएगा कि 1992 में
भारत में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम जान लेते हैं। तो 1992 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई। व्यवस्था अपनाई गई। मैं देख लेता हूं कि क्या वीडियो सही में बन रही है। कभी कभी तो वीडियो रुक ही जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बन रही है। तो 1992 में क्या हुआ कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया? तो आप लिखेंगे कि जो ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था, यानी कि इसके बारे में किसने बताया, कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है कि इस त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का कॉन्सेप्ट बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है परीक्षा से, बलवंत राय मेहता समिति। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था, ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगर मैं बात करूं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की, तो इसमें कौन कौन से स्तर हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। मैं इसे रेज करता हूं और फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में, क्योंकि जगह कम बच जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये रेज करते हैं फटाफट। अनुसूची 11 के बारे में हम जान रहे हैं, आप हेडिंग वही पढ़ी रहने दीजिएगा। मैं इसे रेज करता हूँ। मैंने बताया कि भारत में किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था अपनाई गई। तो भारत में भैया त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई। आप लिखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। अगर हम बात करें कि किस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई, तो इसके 3 स्तर हैं। एक तो हो गया भैया क्या, अगर मैं बात करूं तो इसके 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई थी। एक तो हो गई ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जिसे हम कहते हैं, ग्राम पंचायत। पहला जो स्तर है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत। दूसरा, यानी कि जो पंचायती व्यवस्था है 3 पार्ट में बांटी गई। अगर मैं बात करूं 3 स्तरीय, दूसरा तो वो हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायत समिति, अभी मैं बताऊंगा कि इनका स्तर कौन कौन सा है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे जिला परिषद। जिला परिषद। तो भारत में भैया त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई थी। अगर मैं इसकी बात करता हूं ग्राम पंचायत की, तो ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन हुआ, जहां पर प्रधान होते हैं। ब्लॉक स्तर जो है वहां पर पंचायत समिति का गठन किया गया। जैसे ब्लॉक प्रमुख के बारे में आपने सुना होगा, तो पंचायत समिति के अंतर्गत आते हैं। तो भैया जो ब्लॉक स्तर है वहां पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत, और अगर मैं बात करूं जिला स्तर पर तो जिला परिषद का गठन किया गया। यानी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। इतनी बातें तो आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करूं कुछ चीजें की कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने ग्राम पंचायत या आप कह सकते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया था। तो आप नोट कर एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा तो बाद में प्राप्त हुआ 1992 में, यानी कि बहुत लेट प्राप्त हुआ। लेकिन पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो राजस्थान ने अपनाई थी। और राजस्थान का एक क्या था भैया, शहर आप कह सकते हैं या एक जिला था नागौर, वहीं पर सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था क्या करी गई थी? तो आप कहेंगे अपनाई गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था, सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जी इस पर विश्वास करते थे, वो पंचायत राज्य व्यवस्था को मानते थे। वो कहते थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 में क्या होता है? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान की नागौर, राजस्थान
आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य कौन था, तो वो था राजस्थान। और राजस्थान का एक जिला था जिसका नाम था नागौर, या क्षेत्र आप कह सकते हैं नागौर। नागौर ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर ने अपनाई। ये बात आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राज्य कौन सा था, तो वो राजस्थान था, और राजस्थान का नागौर जिला था। इसके बाद मैं बात करूं, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि ये संशोधन होने के बाद, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद सबसे पहले किस राज्य ने इस व्यवस्था को अपनाया था। एक तो प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम किसने अपनाया था, एक ये बनता है कि 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद किसने अपनाया था, तो वो बात भी लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज्य व्यवस्था को पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सर्वप्रथम किसने भैया अपनाया था, तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने अपनाया था। मध्य प्रदेश ने अपनाया ने पंचायती राज्य व्यवस्था को क्या किया, तो अपनाया। ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्त। तो मैंने इतनी चीजें आपको बता दी कि पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम किसने अपनाया था, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने अपनाया था। इतनी चीजें आपको क्या होंगी, क्लियर होंगी। मैं इसे इरेज करता हूं और लास्ट अनुसूची के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो चलिए, मैं आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे क्या करता हूं, तो इरेज करता हूं और हम आगे की चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। जो लास्ट है, देखिए आज मैं इसे कंप्लीट ही कराने वाला था, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी लॉन्ग ही बन जाए, लेकिन इस टॉपिक को आज ही हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। कि अगली बार से क्या करें कि भाग 1 हम पढ़ना चालू करें संविधान का, और बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, बस आप विश्वास रखिए। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और सब्सक्राइबर कम हैं, तो सोच लेते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। भैया ऐसा नहीं है, व्यूज़ और सब्सक्राइबर से ये नहीं पता चलता कि आप कैसा पढ़ाते हैं। ओके, तो अभी नहीं है, लेकिन जल्द ही होंगे, हमारे भी ज़्यादा, लेकिन अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी बस थोड़ा सा यही विश्वास रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही मेहनत कर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको विश्वास होगा। और आप कभी भी किसी और टीचर का कंटेंट उठाकर देख लीजिएगा, जो अच्छे टीचर होंगे उनसे ही मेरा जो कंटेंट है वही मेल खाता होगा। नहीं तो और मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर देता हूँ, एक एक चीज़ों में इतना डिटेल हो जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आए। इसलिए आपको थोड़ा विश्वास रखना होगा और बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ अनुसूची 12 की। अनुसूची 12, अनुसूची 12 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि नगर पंचायत, या आप कह सकते हैं पंचायत, जो नगर पंचायत व्यवस्था है उसका क्या किया गया था, तो गठन किया गया था। क्या कहेंगे भैया, तो आप कहेंगे नगर पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया था, या आप कह सकते हैं नगर पंचायत व्यवस्था को, नगर पंचायत व्यवस्था को, नगर पंचायत व्यवस्था को, नगर पंचायत व्यवस्था को, एक तो पंचायती राज व्यवस्था थी, एक नगर स्तर पर जो पंचायत व्यवस्था है, जैसे आप देखते होंगे नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, नगर पंचायत होती है, तो उसका गठन कब हुआ या उसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो अनुसूची 12 के अंतर्गत नगर पंचायत को, या आप कह सकते हैं नगर पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, दर्जा प्रदान किया गया, प्रदान किया गया।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नगर पंचायती व्यवस्था है उसका गठन या उसे संवैधानिक दर्जा अनुसूची 12 में प्रदान किया गया था। आपको ये याद रखना है कि अनुसूची 12 किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। बस ये दो शब्द याद रखिए, अनुसूची 12 किससे संबंधित है? तो नगर पंचायत से क्या है? संबंधित है। और ये किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो जो अनुसूची 12 थी या नगर पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आप कहेंगे भैया 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा अनुसूची 12 को जोड़ा गया। अनुसूची 12 को जोड़ा गया। जो नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं शहरों में, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो नगर स्तर पर भी क्या किया गया? पंचायत का गठन किया गया और नगर पंचायत को जो व्यवस्था थी इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा अनुसूची 12 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया था भैया? तो ये जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अनुसूची 12 में किसकी चर्चा है? तो आप कहेंगे कि इसमें नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा क्या किया गया है? तो प्रदान किया गया है। नगर पालिका जो है इसकी चर्चा अनुसूची 12 में ही मिलती है। जो नगर पालिका आप देखते हैं ना, तो नगर पालिका आप कह सकते हैं या नगर पंचायत की चर्चा है, पालिका की चर्चा इसमें मिलती है अनुसूची 12 में। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी भैया, और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो तनिक भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।